करते आप सब बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपकी आने वाली एग्ज़ाम में इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने आपको 7 जुलाई वाला पेपर का सॉल्यूशन बताया था, लेकिन वो आपका प्राइमरी का था। आज जो आपको सॉल्यूशन बताएंगे ये सीटीपी का ही है, लेकिन ये आपका जूनियर का है। तो अब बहुत सारे लोग जो लोग प्राइमरी का एग्ज़ाम देंगे वो लोग इसको स्किप करना चाहेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दें, आपका प्राइमरी हो या जूनियर दोनों का सीटीपी का सिलेबस जो है वो आपका सेम ही है। तो वो भी लोग क्लास को पूरा देखेंगे, उनकी भी कुछ हेल्प ज़रूर होगी यहाँ से, क्योंकि आपको हमने बताया सिलेबस आपका दोनों लोगों का एक ही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। अगर आपकी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करें तो बच्चों को आप किस तरह से देखेंगे। मासूम और आश्रित, बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से देखना है। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का, केवल की बात हो रही है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ना कि कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, ये भी बात आपकी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट का सी वाला। तो चलिए आगे देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, यानी छात्रों के लिए जो है कक्षा में सबसे अधिक प्रतिक्रिया कौन सी प्रभावी होगी। या छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। या सीखने की गतिविधि के दौरान और उसके पश्चात भी होता है, बिल्कुल बात सही। जहाँ भी आपकी गतिविधि के बारे में बात होगी और आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, आपका ऑप्शन वही हमेशा सही होगा। आगे भी देख लेते हैं। या इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। या वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। आगे देखते हैं, अभिकथन और कारण का आपका क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी समझते हैं। अभिकथन आप क्या क्या कह रहा है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। किशोरावस्था में बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो ये बात आपकी अभिकथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती नहीं। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं कैसी निर्धारित की जाती हैं, सामाजिक रूप से, तो ये बात आपकी बिल्कुल भी गलत हो जाएगी। तो आपका कथन क्या हो जाएगा, अभिकथन ए यानी सही है, कारण क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत की क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का क्या होगा, परिणाम होगा। वृद्धि और परिपक्वता, बिल्कुल बात गलत है। पोषण और अनुशासन, ये भी सही नहीं है। आनुवांशिकता और वातावरण, ये बात आपकी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। ना कि लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना, ये भी बात आपकी क्या है, गलत। तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो उत्पत्ति मूलक कारक, बिल्कुल भी नहीं। मानव जाति कारक, ये भी बात गलत है। पर्यावरणीय कारक, ये बात आपकी क्या हो जाएगी, संवेदनशील अवधि के लिए बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखते हैं, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, अगर आपको विद्यार्थियों में कौन सा चिंतन विकसित करना है, समालोचनात्मक चिंतन को अगर विकसित करना है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। किस विषय में, समालोचनात्मक चिंतन के विषय में। आगे देखते हैं, लास्ट वाला भी क्या कह रहा है, ऐसे सवाल से बचना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती हो, तो ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत। तो 6 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिनमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो।
वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तो भाषाई बुद्धिमत्ता नहीं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पर्यावरणीय कारकों की बात कर रहे हैं तो ये हमारी कैसी बुद्धि हो जाएगी, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात कर रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 7 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, पर्यावरणीय कारक हमेशा किससे जुड़े होंगे, प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता आपका 7 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यानी आपको किसी भी विषय में आपको अगर मास्टरी हासिल करना है तो ये जो हमारे योग्यता और प्रेरणा किस विचार पर सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन आप क्या क्या कह रहा है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर आप रहेंगे तो मास्टरी किसी चीज़ में हासिल ही नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील, बिल्कुल आपको किसी कार्य में हमेशा जो है वृद्धि करते रहना है। दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, ये बात बिल्कुल भी हासिल है। अगर आप किसी भी गोल में या किसी भी विषय में आपको अगर मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको लगातार वृद्धिशील बने रहना है और अंदर से क्या आपकी होनी चाहिए, प्रेरणा, वो चीज़ सीखने के लिए। आगे देखते हैं, थर्ड वाला आपका क्या कह रहा है, यह अक्सर योग्यता स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी नहीं, बाहर से प्रेरणा बिल्कुल भी आपके जो है महारत हासिल करने में लाभदायक नहीं है। आगे देखते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, ये भी बात आपकी सही नहीं है। तो आपका 8 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। आगे देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह में आगे बढ़ सके, बिल्कुल भी नहीं। छात्र को समस्या का स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करे, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही नहीं होगी। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, ये भी बात सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है लास्ट ऑप्शन, छात्र के साथ समस्या पर क्या करना है, काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 9 नंबर का ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो भी आपका अभिकथन और कारण वाला है इसको भी समझते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल बात आपकी सही हो जाएगी। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल बात यह निष्क्रिय नहीं, ज्ञान उत्पादन एक कैसी प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। तो आगे देखते हैं, तो यहीं से आपका ये जो है कारण क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आपका 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन क्या है आर गलत है। तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। जो हमारी भावनाएं हैं, व्यक्तित्व है, सामाजिक संबंधों में जो हमारा परिवर्तन होता है, ये जो है किस विकास में शामिल होता है, व्यक्तित्व विकास में, बिल्कुल भी नहीं। भावनात्मक विकास में, भावनाओं के बारे में आप इससे रिलेट करके अगर आपको ऑप्शन लगाना होता तो पेपर में, तो आपको कौन सा ऑप्शन बेटर रहता, तो भावनात्मक विकास। यही जो हमारा है भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में क्या होता है, विकास में शामिल होता है, ना कि मनोसामाजिक, ना कि संज्ञानात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो सुविचारित, ये भी बात सही है, अनुकूलित भी सही है, विभेदित भी सही है, मानकीकृत नहीं रखना है कभी भी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो देखा जाए दोनों बातें जो है हमारी
कारण भी जो हमारा है वो भी गलत है, और आपका ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं, ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत। तो आपके दोनों ऑप्शन किस में गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 13 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। अब कथन और कारण दोनों आपके क्या है, इसमें गलत दे रखे हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये हमारे लेव वाइगोत्स्की के बारे में क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। जो हमारे वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा और विचार में आपस में क्या संबंध होता है, इसके बारे में पूछा गया है। भाषा, पहला ऑप्शन देखते हैं, भाषा विचार का आकार नहीं देती है, ये भी बात लेव वाइगोत्स्की के बारे में बिल्कुल ही गलत है। विचार भाषा को आकार देते हैं, ये भी बात आपकी क्या है, गलत है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। भाषा और विचार जो है विकास की कैसी प्रक्रिया है, जटिल विनिमय प्रक्रियाएं। तो आपका ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल ही आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी आपके 4 चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो देखते हैं पहला आपका क्या कह रहा है, मानक संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत में शामिल है, बिल्कुल भी नहीं ये बात। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, ये बात बिल्कुल भी आपकी सही है। जो हमारा मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले तैयार और बाद में क्या कर सकते हैं, ये भी बात आपके रचनात्मक मूल्यांकन के विषय में सही नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों का विस्तृत विवरण शामिल है, ये भी बात आपकी गलत है। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल बी वाला। जो हमारा मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है ये साथियों के प्रदर्शन की क्या करता है, तुलना करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, यानी जो हमारे दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उनके लिए कक्षा में कौन सी चीज़ होगी जो उनके लिए बाधा डालेगी पढ़ने में। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, बिल्कुल भी नहीं बाधा डाले। मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स, देखेंगे जब आप बच्चा देख ही नहीं सकता है तो मुद्रित पाठ्य पुस्तकों से उसको क्या लेना देना, तो यही आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, क्योंकि जब वो देख नहीं सकता है तो ये चीज़ें उसके लिए बाधा के ही समान होंगी। आगे देखते हैं उभरी हुई रेखा चित्र, ये तो उसकी मदद करेंगी। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, ये भी बात सही है। तो आपका गलत पूछा गया था नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव ऑप्शन इसमें से कौन सा है, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, क्योंकि जब बच्चे को दिखेगा ही नहीं तो वो मुद्रित चीज़ें कैसे देख पाएगा। तो आपका 16 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। जो हमारे कोहलबर्ग साहब हैं इन्होंने जो है नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का जो है प्रयोग किया था, तो आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, ये बात आपकी लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में बिल्कुल ही नैतिक विकास के अध्ययन करने के लिए उन्होंने इसी चीज़ का प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और उनकी अनुक्रियाओं की क्या करना था, फिर समालोचना करना। आगे देखते हैं सी क्या कह रहा है, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, बिल्कुल भी नहीं। प्रायोगिक विधि, ये भी बात बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी जो हमारा शिक्षण होता है ये क्या अर्थहीन होता है, बिल्कुल बात गलत है। ग्रहणशील होता है, ये भी बात गलत है। यंत्रवत होता है, ये भी बात गलत है। जो हमारा रचनावादी शिक्षण होता है ये विद्यार्थियों को जो है खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस ओर ले जाता है, तो ये हमारा खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आप क्या क्या कह रहे हैं। पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो हमारे पढ़ने में जिन लोगों को दिक्कत है अगर उनको आपको पढ़ना सिखाना है तो किस तरीके से आप सिखाएंगे,
व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, जी बिल्कुल। उच्च ग्रेड स्तर के, ग्रेड की बात ही नहीं करना, ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। लंबे और जटिल गद्यांश देकर, ये भी बात आपकी गलत है। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, नहीं। जिनको पढ़ने में दिक्कत है या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको लिए क्या करेंगे हम लोग, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जो है सिखाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। जीन पियाजे से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। तो आपको देखना है जो जीन पियाजे का हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, ये किसके बारे में बताता है। तीनों ऑप्शन आइए पढ़ते हैं। व्यवहार को दंड और पुरस्कार, बिल्कुल भी नहीं। अवधारणाओं को जटिल से सरल, नहीं, सरल से जटिल होता है, ना कि जटिल से सरल, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात हमारी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए फिट बैठती है कि जो पाठ्यक्रम है ये बच्चों के आयु समूह व चरण के ध्यान में रखकर जो है तैयार किया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर, यह भी बात बिल्कुल अभी आपके संज्ञानात्मक विकास के बारे में गलत है। तो आपका 20 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आप एक शिक्षक अगर हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। परासंज्ञानात्मक कौशल का मतलब होता है जो हमारा मेटाकॉग्निशन स्किल होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन इनके पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, ये बात आपकी बिल्कुल भी गलत हो जाएगी परासंज्ञानात्मक कौशल के विषय में। आगे देखते हैं, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये हमारी जो है मेटाकॉग्निशन के विषय में बिल्कुल बात हमारी ये सही हो जाएगी। तो परासंज्ञानात्मक कौशल के विषय में अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपको उसको विकसित करना है तो कौन सी चीज़ आपकी मदद करेगी, तो छात्रों को जो है अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर क्या करना चाहिए, उनको विचार करने के लिए हमको उन लोगों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखते हैं सी क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए, नहीं, ये बात बिल्कुल भी आपकी गलत हो जाएगी। नोट्स प्रदान करने के बारे में बात नहीं करना है। आगे देखते हैं गृह कार्य सौंपना, यानी गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की बात भी नहीं करना है आपको। तो परासंज्ञानात्मक कौशल के विषय में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। स्वालीनता के संदर्भ में आपका कथन कौन सा सही है, स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। स्वालीनता एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार है, ये बात आपकी बिल्कुल स्वालीनता के विषय में क्या हो जाएगी, सही। जो हमारा स्वालीनता होता है ये एक तंत्रिकी जो है विकासात्मक क्या है, विकार है। आगे देखते हैं सी क्या कह रहा है, वातावरणीय कारकों का कारण होता है, नहीं। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, किया तो जा सकता है, लेकिन आपका जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, 22 का बी वाला। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है। जो हमारे पियाजे हैं और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक जो अगर आपसे पूछा जाता है एक प्रमुख समानता कौन सी है, तो उसको आइए देखते हैं। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, नहीं। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, ये भी बात नहीं है। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ये बात बिल्कुल सही है, ना कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो देखा जाए पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अगर आपसे पूछा जाता है एक प्रमुख समानता क्या है, तो वो हो जाएगी बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। आगे देखते हैं 24 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अभिकथन क्या है, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। आगे देखते हैं, ये बात आपकी देखा जाए बिल्कुल सही है। जो
आगे देखते हैं कारण क्या है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि में शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना नहीं चाहिए। तो बातचीत तो हमको करना चाहिए अगर उनको सहयोग को बढ़ावा देना है समूह कार्य में। तो आपका ऑप्शन नंबर देखा जाए, आपका अभिकथन तो सही है लेकिन कारण आपका क्या है, गलत। तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। यानी अगर बच्चे कोई चीज़ सीखते हैं, अगर वो दूसरे को सिखाना चाहते हैं तो किस अधिगम में ऐसा होगा। अनुबंधन अधिगम में बिल्कुल भी नहीं, रटकर सीखने में हो ही नहीं सकता है, व्याख्यात्मक शिक्षण में ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, पारस्परिक शिक्षण। यानी जब वो आपस में यानी कहेंगे जैसे तुम मुझे सिखा मैं तुम्हें सिखाऊं, इस तरीके के जो शिक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, पारस्परिक शिक्षण। आगे देखते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अभिकथन और कारण का है। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, बिल्कुल सही है। क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, ये भी बात सही है। और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आगे देखते हैं भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, ये बात बिल्कुल आपकी गलत हो जाएगी। तो आपका अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 26 का सी वाला। यानी ए सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। यानी जीन पियाजे के अनुसार जो है ये बच्चे जो है, जो हमारे बच्चे हैं, ये वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, ये बात बिल्कुल भी गलत है जीन पियाजे के विषय में। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये भी बात ऐसा भी जीन पियाजे जी ने नहीं बोला है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है, ये बात आपकी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने ऐसा ही बोला था, बच्चे और वयस्कों में किस प्रकार की भिन्नता होती है, तो बच्चों की सोच जो है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होगी, भिन्न होती है। तो आपके ऑप्शन नंबर 27 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। भारत की राजधानी, इसका एक ही उत्तर हो सकता है। भारत में कितने राज्य हैं, ये भी एक ही उत्तर वाला प्रश्न है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, इसका भी एक ही उत्तर होगा। तो जब कभी भी आपसे विश्लेषणात्मक प्रश्न के बारे में पूछा जाएगा, उसके चिंतन को अगर आपको बढ़ावा देना है तो किस प्रकार के प्रश्न चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, तो आप इसके बहुत सारे उत्तर देंगे, विभिन्न कारण हमारे कौन कौन से हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का प्रश्न हो जाएगा, विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला प्रश्न हो जाएगा। आगे देखते हैं समावेशी कक्षाओं। समावेशी कक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, इसको भी समझते हैं। समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर नहीं। समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक नहीं, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। समावेशी कक्षाओं के विषय में अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, ना कि बच्चों की हर तरह की विभिन्नता को दूर करने पर लक्ष्य रखती, इससे भी कोई लेना देना नहीं है समावेशी कक्षाओं में। आगे देखते हैं 30 नंबर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का, उसको भी समझते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले कारण को हम लोग देखते हैं। अभिकथन और कारण वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल बात ये वाली आपकी सही हो जाएगी। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना, ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो आपका देखा जाए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 30 का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको हो सकता है कल आपको CTP की मैराथन भी प्रोवाइड कराई जाए, वो हैंड रिटन नोट से हमारी लिखी हुई होगी, जो बहुत ही मेहनत करके हमने बनाई है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको भी देखना। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।